अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खरीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आज का सेशन अगेन हमने आज देखा कि काफ़ी बुलिश एक्टिविटी रही मार्केट में। एक अच्छी अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। आज आई गेस मेनली बैंक्स ने कंट्रीब्यूट करा, रिफाइनरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करा और फार्मा सेक्टर ने जो है फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो आज की मार्केट की मेनली हाईलाइट रही। तो आज की मार्केट का जो है वो अंदर से रिकैप दे दें। यही में अगर मार्केट में अगर हम कल आज सुबह की खबरों को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये थी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट में कल जो टीवी ऑप्शन हुआ था उसमें आपकी जो 6 महीने की यील्ड है वो जो है 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि या तो इंटरेस्ट रेट यही रहेंगे या फिर बहुत आगे जाके चेंज होंगे। इसकी एंटिसिपेशन पे आज हमने बैंकिंग स्टॉक्स में दोबारा से रैली बनती हुई देखी। मिजान ने, एचबीएल ने, बाकी स्टॉक ने लीड किया। इसके अलावा कल एक खबर मार्केट बंद होने के बाद आई थी कि सऊदी गवर्नमेंट इज विलिंग टू इन्वेस्ट $1 billion इन रिकोडेक आफ्टर एक्वायरिंग स्टेक्स फ्रॉम पीपीएल, ओजीडीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इफ इट्स गोइंग टू हैपन और मटेरियलाइज इन एनी टाइम इन अपकमिंग फ्यूचर तो मेरा ख्याल है ये कैश फ्लो इवेंट होगा। और दूसरा पीपीएल ओजी के लिए अच्छा कैश आ जाएगा उनके पास। इसकी वजह से हमने पीपीएल ओजी में सुबह सुबह एक अच्छी एक्टिविटी देखी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो मार्केट में हुई वही हुई कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उन्होंने बेसिकली ये जो नॉन एसेंशियल आइटम थे जिसमें आपके विटामिन और बाकी चीजें आती हैं उन पे लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। जैसे ही वो स्टे विंडिकेट हुआ हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल में सर्ल ऊपर का ताला हुआ। और उसके अलावा बाकी भी स्टॉक जो की पोर्टफोलियो में 50% या 40% इसमें एजीपी शामिल है, जिसमें फिरोज शामिल है, इसमें आपका हेलियन तो है ही कंपनी जो है जो नॉन एसेंशियल आइटम के लिए उसने ग्लेक्सन उसको कंपनी अलग कर दी थी। तो इन सब में हमने ऊपर जाते हुए ताला लगते हुए चीजों को देखा। बिल्कुल। अच्छा रिजवान भाई, आई गेस आपने काफ़ी अच्छा कवर करा ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को। फार्मा सेक्टर को भी आपने काफ़ी बेहतर कवर करा और सीमेंट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको भी आपने काफ़ी बेहतर कवर करा। तो कल का जो टी बिल्स का ऑप्शन रहा है जिसमें हमने देखा है कि 6 मंथ्स में जो है वो 100 बेसिस पॉइंट की जो है वो अपसाइड आई थी। तो यील्ड्स में इंक्रीज आया था। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट, और इसका जो इम्पैक्ट है जो हमने कल देखा था कि इनिशियली कल सीमेंट्स वगैरह में परफॉर्मेंस आई थी और स्टील असल सेक्टर में में परफॉर्मेंस आई थी। असल में ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है शार्जिल भाई। लोग ना एक इन्फ्लेशन को बेस बनाकर ना इंटरेस्ट रेट को सिर्फ देख रहे होते हैं। एक्चुअली इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉलर बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है और आपको इंपोर्ट रोक कर अपने डॉलर को मैनेज करके और चीजों को मैनेज करने के बाद मुल्क की चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो उस सूरत में आपको बेसिकली डिमांड, अगर फर्ज करें आज आप एक मिसाल ले लें, एक आम आदमी जिसके पास आज गाड़ी नहीं है बट उसकी सैलरी अच्छी सैलरी है और वो चाहता है कि यार मैं लीज पे गाड़ी ले लूं। आज वो 24 25 30% पे शायद लीज ना कराए, बट अगर आप इंटरेस्ट रेट को 12% कर देंगे तो शायद वो लीज करा लेगा। तो बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट कम करने से सिर्फ इन्फ्लेशन एक इम्पैक्ट नहीं होता। इन्फ्लेशन कंट्रोल रखने के अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो लोगों को सेविंग इनकरेज होगी ना, से लोग अपने पैसे बैंक में नहीं रखेंगे या सेविंग साइड पे रखेंगे बजाय इसके कि वो उसको स्पेंड कर रहे हो। तो इस वक्त इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लोअर इंटरेस्ट रेट करने का मतलब है और डिमांड को पुश करेंगे और आप फिर दोबारा उसी चीज में चले जाएंगे जो आप आज से 2 3 साल पहले थे कि आपका डॉलर नहीं है, हायर इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और फिर करेंसी को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है स्टेट बैंक शायद और गवर्नमेंट इस दफा शायद सीख चुकी है या इस चीज से लेसन लर्न करने के बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आप जो है इकोनॉमी में जब तक डॉलर आपके पास सफिशिएंट नहीं होती या आपके जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं उससे आप बाहर नहीं आते तब तक वो शायद जो है इंटरेस्ट रेट को बहुत जल्दी से लोअर ना करें। मेरा ख्याल है अगर इन्फ्लेशन 18% होगी तो शायद आपको रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखते हुए 20% इंटरेस्ट रेट हो जाए। और शॉर्ट टर्म में लगता ही है कि 18 और 19 के बैंड में इन्फ्लेशन आ जानी चाहिए। ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, लेकिन कोई बहुत तेज इंटरेस्ट रेट घटाना या इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन के पास ले जाना मेरा ख्याल है इसका शायद गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, ना ही आईएमएफ प्रोग्राम में ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी आज इनिशियली एक अच्छा रनअप देखा, बट टुवर्ड्स द एंड इसमें जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो गई। सॉरी, आपका Yes। सवाल अब रिपीट कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा था। अच्छा, इसमें हमने मेनली आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में कल भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखी थी और आज भी इनिशियली एक अच्छी अपसाइड है जिसके बाद हमने टुवर्ड्स द एंड जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो आई गेस इसमें एक मेन खबर तो वो रेकोडिक वाली है। देखिए, ऑयल एंड गैस के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रिगर है ना वो ये है कि अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट को उठा के देखें ना तो 550 अरब रुपए का इनके पास सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है।
दोनों कंपनीज के पास 550 अरब रुपए। तकरीबन पीपीएल के अंदर वो कोई 150 रुपये बनता है, और ओजी के अंदर भी कोई ऐसे ही नंबर बनेगा वो। तो अगर इतना बड़ा आपका एक रिसीवेबल खड़ा हो, तो ये तो अगर कभी रिजॉल्व होता है तो आपको ये पैसे मिलेंगे, ये एक अपसाइड है। पीपीएल इटसेल्फ कल मैं देख रहा था 70 अरब रुपए कैश लेके बैठा हुआ है इन हालात के बावजूद। और कैश फ्लो पॉजिटिव होने से जून जुलाई का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो वहां से भी आपका जो है नंबर्स। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप 70 अरब रुपए कैश रख के पीपीएल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज उनको बढ़ा देनी चाहिए, वरना उनके जो रिजर्व इस डिप्लीट हो रहे हैं उनको आगे मसला आएगा। तो वो आपको दिखेंगे हालात अगर बेहतर होते हैं उन एरियाज में जहाँ उनको एक्सप्लोरेशन करना है, तो वहाँ एक्सप्लोरेशन का नंबर बेहतर हो सकता है। प्लस अगर रिकॉर्डिंग के हवाले से जो खबरें आई हैं, अगर ये हो जाता है तो ये एक अच्छा कैश फ्लो होगा। तो मुझे लगता है दोनों कंपनीज में ना, वो जो एक वन ऑफ डिविडेंड की कहानी जिसपे चले थे केयर टेकर सेटअप में, वो तो खत्म हो गई है। बट मुझे लगता है कंपनीज में अगर सर्कुलर रेट पाइलअप होना भी रुक जाए ना, तो आने वाले दिनों में कैश फ्लोज की वजह से ये यहाँ से भी बहुत अच्छा बढ़ सकते हैं। तो उसकी कुछ इंडिकेशन हमने कल और कुछ हमने आज देखी है। आज ऑल दो ऊपर जाके थोड़ा करेक्ट हो गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कहीं वीकनेस आती है तो ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर होल्ड करने चाहिए। इसमें कोई शॉर्ट टर्म में बड़े गेन्स तो नहीं बनते हुए दिखते, क्योंकि जब तक ये लोगों को विजिबिलिटी सर्कुलर रेट पे नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी लोगों का कंसर्न है कि सर्कुलर रेट बढ़ रहा है, स्पीड स्लो हुई है, बट सर्कुलर रेट पाइल अप हो रहा है। तो आईएमएफ कंडीशन में अगर आप जून में ये नंबर देखेंगे कि ये नंबर जीरो हो जाएगा, तो फिर एक बड़ी रैली आप इन स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तक क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ये आके खत्म हो जाता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी बातें करती है पर उसमें चीजें मटेरियलाइज कम ही हो पाती हैं। परफेक्ट। इसके अलावा आई गेस रिफाइनरी सेक्टर ने काफी बेहतर कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स इंडेक्स, जिसमें एनआरएल कैप हुआ, सिनर्जी में काफी अच्छी अपसाइड देखी और एटीआर ने भी लीड करा। तो इसमें क्या या वजह देखिए, रही? being a technical analyst, I think you know better than me। शायद वो एटीआर में को तीन टॉप्स थे जिसको तोड़ा हो, तो उसमें एक रैली ड्यू थी, उसके एनआरएल ने उसको फॉलो किया। अगर आप रिफाइनरीज को क्वांटिफाई कर लेना, तो अटक रिफाइनरी का रिजल्ट भी हमेशा से बेहतर आता है। इसके पास कैश भी अच्छा पड़ा हुआ है, और अगर ये एक्सपेंशन में जाती है तो इसके पास शायद लोकल साइड पे तो डेट ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल दो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। स्टार्ट लोकल साइड पे इसको डेट रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि वो एक स्वीट स्पॉट था इसके लिए। बट अगर आप फर्ज करें कि आज ये कंपनी है, या तो वो इतने पैसे बनाते रहे, क्योंकि जब मार्जिन वगैरह इनके बेहतर है तो ज़्यादा अच्छा ही आएगा, पिछला क्वार्टर भी अच्छा था। बट एक्सपेंशन करने के लिए शकील भाई, जो पे आउट की एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2-3 साल फिर ये कंपनियां 5 साल जो है ना एक्सपेंशन के मोड में होंगी, तो ये सिर्फ पैसा बर्न कर रही होंगी या इन्वेस्ट कर रही होंगी। उसके बाद जाके फिर जो है ना इनसे पैसा रिकवर होना शुरू होगा, या पे आउट की सूरत में या रिटर्न की सूरत में। तो अभी तो मुझे लगता है ये कंपनी जो अपने हाई बना रही है, नियर फ्यूचर में ये हाई बना के शायद कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है। आज बढ़ने की वजह ये थी कि एक तो चार्ट्स पे अच्छे लग रहे थे, दूसरा टेक्निकल फंडामेंटली लग रहा है कि क्वार्टर भी इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। अच्छा, इसके अलावा आई गेस लास्ट क्वेश्चन मेरा प्रॉब्ली एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से है, उसके बाद वी गोना रैप अप द सेशन। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन में जो तेजी हुई है, प्रीवियस सेशन में भी काफी अच्छी अपसाइड देखी, आज के सेशन में भी काफी अच्छी अपसाइड देखी। उसके बाद एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई। तो इसमें जो है वो आपको क्या लग रहा है, क्या व्यू बन रहा है एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर? उसके साथ साथ अगले हफ्ते प्रॉब्ली एक या दो ट्रेडिंग यार सेशंस एंग्रो हैं। कॉर्पोरेशन का एक्चुअली होते ही रहा है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन अपनी जो है ना मेजोरिटी जो बिजनेस है सिवाय फर्टिलाइजर के, उससे एक्सेस से निकलता जा रहा है। और हो सकता है जिस तरह से उन्होंने अपनी बाकी चीजों को क्विट किया है, हो सकता है कि टाइम पर वो अपने फर्टिलाइजर बिजनेस को भी जो है ना बेचे। तो यस, कोई सरप्राइज किस्म के डिविडेंड आ सकते हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन में, क्योंकि जो डील जो नोटिस आया था उससे लग रहा है ये कि तकरीबन 65 रुपए पर शेयर का कैश एक इन्फ्लो आ सकता है, 48 टू 50 रुपीज के दरमियान, या 55 रुपीज के दरमियान, समवेयर बिटवीन इतना बड़ा कैश उनके पास आएगा, और फिर वो आगे उसका उसको पे आउट कर दें। बट अगर आप देखें, उन्होंने पिछले दिनों भी जब कुछ चीजें बेची थी ना, तो उन्होंने वो सारा कैश डिप्लॉय नहीं किया था। वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो कैश उठा के फिर एंग्रो इंफ्रा और दूसरी चीजों में डाल दिया था। तो हो सकता है वो अपनी जो नॉन रेगुलेटरी साइड के बिजनेस है ना, उसमें अपने आप को एक्सपेंड करें, क्योंकि अगर कंपनी सारा कैश पार्ट बांट देगी तो फिर कंपनी का साइज और ग्रुप का साइज छोटा हो जाएगा। बट यस, जो रैली हुई है उसी स्टोरी को ये कि एंग्रो कॉर्पोरेशन एक 35-40-65 रुपए का एक एडिशनल डिविडेंड दे देगा। 15-20 रुपए तो वो साल का देते ही है, 25 रुपए। तो समझ लें कि इस साल कोई एडिशनल डिविडेंड मिला के वो 100 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा। तो आई गेस 100 रुपए के डिविडेंड 400 वाले स्टॉक पर आ जाए, तो एक रैली तो बन सकती है उसमें। और वो बन गई है मेरे ख्याल से। अब यहाँ कल वालों में शायद ये प्रॉफिट टेकिंग आ जाए इसमें।
अच्छा रिजवान भाई, कल अगला जो हफ्ता है, अभी आज आखिरी ट्रेडिंग डे था वीक का, अगले हफ्ते आप मार्केट को किस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे हैं? शेड्यूल में मोमेंटम मार्केट के डेज से तो हो नहीं रहा ना। मतलब बेसिकली हमने ये बात अपने सेशन में, मुख्तलिफ सेशन में की है कि भाई रोल ओवर आएगा तो प्रेशर आएगा, ये होगा तो उसमें ये होगा। आई गेस मार्केट इस वक्त जो शेप अप हो रही है वो लिक्विडिटी फ्लो की वजह से शेप अप हो रही है, और आने वाले इवेंट्स की वजह से। कभी कोई इवेंट्स आ रहा है, कभी कोई इवेंट आ रहा है। तो मुझे कोई बाहर बाजार का अगले 2 सेशन को वीक होते तो वो नहीं लग रहे। अगर वीकनेस आनी होती तो नॉर्मली आ जाती, अब 3 दिन की छुट्टी है और फिर आ गए, तो मुझे तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ लगता है। हाँ, ये जरूर है कि नए हाइस के बाद मार्केट थोड़ी फेड हो सकती है, शायद ईद से पहले या ईद के फौरन बाद थोड़ा सा ट्रिगर लेस हो जाए, क्योंकि जब हम ईद की छुट्टियों के बाद आएंगे तो हम बिल्कुल एंड ऑफ मिड ऑफ तकरीबन जो है हम मिड से आगे चले गए होंगे अप्रैल में। तो फिर उस वक्त होगा ये कि फिर बजट की बातें होना शुरू हो जाएंगी, फिर नए IMF प्रोग्राम की बातें शुरू हो जाएंगी। तो अगर उस वक्त कोई डिविडेंड या कोई नए रिजल्ट में अच्छा ट्रिगर नहीं हुआ तो फिर मार्केट वहां कंसोलिडेट हो सकती है। बट अभी 2 सेशन तो मुझे बेहतर लग रहे हैं। Okay. Thank you so much, Ridwan bhai, for participating into this session. Thank you. थैंक यू शैजिल भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड आई गेस काफी आपने भी अच्छे सवाल किए, हमने भी कोशिश की अच्छे सवाल के जवाब देने की किसी तरह से। तो उम्मीद है कि लोगों को इस सेशन पसंद आएगा। Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।